नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स में सबसे पहले बात होगी दो एक्ट्रेस को लेकर। जी हां, दो एक्ट्रेस और 2 दिन इनकी पेशी होनी है। दरअसल एक ऐप के बारे में, बेटिंग ऐप है जिसको लेकर इन पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं और ईडी ने इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को समन इस वक्त जारी किया है। और आखिर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट इस पूरे खबर को लेकर सामने आई है, कौन कौन सी दोनों एक्ट्रेस हैं और साथ ही क्या कुछ उनके ऊपर आरोप है, कब उनकी पेशी होने, तमाम चीजें बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है खजाने से जुड़ी हुई। जी हां, बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में बांके बिहारी का, जहां पर अब खजाना खुलने वाला है। 160 साल पुराना ये खजाना है। हालांकि 54 साल पहले भी ये खजाना खुला था, लेकिन अब जब ये खजाना खुलेगा तो क्या कुछ इसमें से निकलकर सामने आ सकता है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें। तीसरी प्रमुख खबर जीएसटी से जुड़ी हुई है। जीएसटी घटी है और बचत आपकी बढ़ गई है। महीने का जो सामान अब आप खरीदने चाहते हैं उसमें काफी बचत आपको होने वाली है। किस तरीके से होगी ये बचत बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी। जी हां, अब आपको आज इस खबर के जरिए एआई मंत्री से मुलाकात आपकी करवाएंगे, क्योंकि सरकार ने अब एआई मंत्री नियुक्त किया है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री जो है कौन है, किस तरीके से काम करेगा और इसकी क्या जिम्मेदारी होगी और इसको लाने का मकसद क्या है, कहां पर इस मंत्री को लाया गया, इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे इस खबर के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उर्वशी रौतेला को 18 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना है, जबकि टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को पूछताछ के लिए आना होगा। साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बंगला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी हैं और दोनों से सवाल जवाब होंगे 2 दिन। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से। आपको बता दें कि 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उर्वशी और मिमी चक्रवर्ती हाजिर हो। जी हां, मुश्किल में ऐसे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती, टीएमसी की पूर्व सांसद है मिमी चक्रवर्ती, उन्हें भी ईडी की तरफ से बुलावा आ चुका है और उन्हें भी पेश होना है। साथ ही ईडी ने पूछताछ के लिए ये समन जारी किया है। 1xBet के पूरे मामले को लेकर के ये समन जारी किया है, जहां उर्वशी रौतेला की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को उनकी पेशी है, यानी कि कल उनको पेश होना है और ईडी ने दिल्ली मुख्यालय में इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को बुलाया है। तो वहीं मिमी चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आज उनकी पेशी होनी है। दरअसल बंगला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं मिमी चक्रवर्ती और साथ ही सांसद भी रह चुकी हैं। अब ऐसे में आखिर पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं कि आखिर किस मामले में उनको बुलाया गया है। अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें दोनों एक्ट्रेसेस को समन इस समय जारी किया गया है। और ये एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये बेटिंग ऐप है 1xBet, जिससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इस मामले में आपको बता दें कि दोनों एक्ट्रेसेस से पूछताछ होगी आज और कल। ये पूछताछ होनी है। एक एक्ट्रेस को आज बुलाया गया है और दूसरी एक्ट्रेस को कल बुलाया गया है। उर्वशी और मिमी दोनों से सवाल जवाब इस दौरान किए जाएंगे। ईडी ने दोनों को समन जारी किया है और दोनों से पूछताछ होनी है। 15 सितंबर और 16 सितंबर को दोनों से पूछताछ होगी। कई सारे सवालों के जवाब दोनों एक्ट्रेसेस को देने होंगे और इसके साथ ही उर्वशी और मिमी सवालों के जवाब तो देंगी ही, लेकिन इसके साथ ही जो कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ सीधे तौर पर होगी, जो 1xBet है, जो बेटिंग ऐप है, उसके मामले में, क्योंकि टैक्स चोरी के आरोप इसके जरिए लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स से भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है 1xBet
और 1xBet पर मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी का शक है, जिसके बाद में अब इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को बुलाया गया है, समन जारी किया गया है और अब ईडी इन दोनों एक्ट्रेसेस से पूछताछ करेगी, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब इन दोनों एक्ट्रेसेस को देने होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, 1xBet का ये पूरा मामला है जिसमें दोनों ही एक्ट्रेसेस को इस वक्त बुलाया गया है, समन जारी किया है ईडी ने। नहीं, देखिए, ये जो ऐप है, बेटिंग ऐप है, यहाँ पे कई सारे लोग इस बेटिंग ऐप के जरिए खेलने की या अपना पैसा लगाने की काम किए थे। लेकिन ये जो दो एक्ट्रेस की बात किया जा रहा है, इन्होंने इस बेटिंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए आगे जाके अपना जो कैश है, इस कैश को इस्तेमाल करते हुए टैक्स चोरी का कोशिश की है, ऐसे आरोप है इनके खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि ये ऐप पहले से ही इनके ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी जिस तरह से इस ऐप को इस्तेमाल किया गया, इसी के कारण ईडी की तरफ से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जारी है और इनको हाजिर होने के लिए बताया गया। किसी भी वक्त हो सकता है कि मिमी चक्रवर्ती सॉल्ट लेक ईडी ऑफिस में हाजिरा दे, लेकिन ये उनको क्लियर करना पड़ेगा। ये जो ईडी की आरोप है, उस आरोप को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा कि किस हिसाब से इस ऐप में इन्होंने अपना पैसा लगाया, जो पैसा लगाया उस पैसा का सोर्स क्या है और क्यों इस तरह की सट्टेबाजी का ऐप में पैसा लगाया गया है और इसकी जो रिटर्न है उस रिटर्न कितना इनको हुआ है। जो रिटर्न हुआ है वो रिटर्न भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये इस बेटिंग ऐप की पाबंदी के ऊपर बताया जाता है। तो इसीलिए जो पैसा लगाया गया है उसका सोर्स क्या है और जो लगाया गया है उसका रिटर्न जो है उसका सोर्स क्या है और इस रिटर्न वाले पैसा को किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सारे सवालों की जवाब मिमी चक्रवर्ती को देना पड़ेगा और सिमिलर जवाब जैसे आपने बताया कि उर्वशी रौतेला को कल देना पड़ेगा। तो एक तरह से बताया जाता है कि बंगाल में कुछ भी अगर कानून के खिलाफ होते हैं तो उसके साथ किसी ना किसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नाम जुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी एक वो जिसको टॉलीवुड कहते हैं, मतलब टालीगंज फिल्म इंडस्ट्री, उस फिल्म इंडस्ट्री का अभिनेत्री होने के साथ साथ वो 2019 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नाम भी जोड़ गए हैं। इसके साथ ही क्या ये माना जाए कि इसमें अभी आगे और भी नाम सामने आ सकते, क्योंकि इससे पहले भी कई एक्ट्रेस और साथ ही क्रिकेटर से भी पूछताछ इसको लेकर की जा चुकी है। प्रसन्नजीत, हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है कि आगे से कई सारे और चाहे वो सेलिब्रिटी हो, इस तरह की जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या बाकी जो सेलिब्रिटी है जो अलग अलग क्षेत्र में लगा हुआ है, तो इनका नाम भी आने वाला है। क्योंकि ये जो बेटिंग ऐप है इसके पीछे कई हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ था, ऐसा ईडी का मानना है। और ये सारे कौन सी लोगों की पैसा लगा हुआ है, कौन सी लोगों ने यहाँ से अपना पैसा रिटर्न किया है, ये सारे की सारे मनी ट्रेल के ऊपर ईडी का कार्रवाई जारी है। हो सकता है कि आगे जाके और सारे सेलिब्रिटी का, जिनके पास माना ये जाता है कि जिनके पास अनगिनत पैसा है, जो हम ब्लैक मनी तो अभी फिलहाल नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक मनी की तरह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी के लिए। और लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में इन दोनों एक्ट्रेसेस की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, और इसके साथ ही और भी कई एक्ट्रेसेस के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं। अब आज जब पूछताछ होगी तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ जो हमारी अगली प्रमुख खबर है उसका भी कर लेते हैं रुक। अब बात विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की करते हैं। दरअसल मंदिर में फैली अव्यवस्थाओं और सुरक्षा के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने अभी तक अपनी 5 बैठकों में श्रद्धालुओं के लिए 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। और इन प्रस्तावों में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है मंदिर के खजाने को खोलने का, जो कि 160 साल पुराना है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस खजाने में क्या कुछ है। हालांकि मंदिर में खजाना जिस कमरे में रखा है उसके कपाट 54 साल पहले खोले गए थे, लेकिन
यहां रखी हुई चीजों की वैल्यूएशन कितनी है उसका कभी सर्वे नहीं हुआ अभी तक। जानेंगे अपने संवाददाता से लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मंदिर के खजाने में आखिर क्या कुछ। तो जी हां, बहुत जल्द ये पूरा खजाना जो है वो खुलने वाला है। ठाकुर जी का 160 साल पुराना ये खजाना है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं और सबके मन में ये सवाल इस वक्त आना लाजमी है कि आखिर इस खजाने में और क्या कुछ है, क्योंकि जहां मंदिर है गर्भगृह के बिल्कुल नीचे ये मंदिर है और जहां पर ये पूरा खजाना रखा हुआ। 54 साल पहले खजाने के कमरे के जो कपाट हैं वो खोले गए थे और खजाने में सोने चांदी के जेवर हैं, कलश हैं, सिक्के वहां पर कई सारे हैं। इसके साथ ही लेकिन इन जो चीजें वहां पर रखी हुई हैं इसमें इसकी वैल्यूएशन कितनी है ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका कभी भी सर्वे नहीं किया गया। और अगर सर्वे इसका होता है तो कहीं ना कहीं कई सौ करोड़ के होने का अनुमान अभी तक जताया जा रहा है। और आखिर में सवाल यह है कि आखिर इस खजाने को खोलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। 160 साल पुराना ये खजाना है जो 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अभी तक अगर हम देखें तो 9 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, जिनमें से एक प्रस्ताव खजाने को खोलने का भी है। कमेटी का गठन हुआ, हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और इन जज ने अपनी कमेटी के साथ मिलकर कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। कमेटी के सदस्य भी कर चुके हैं 4 मीटिंगें और साथ ही मंदिर के गर्भगृह के बराबर कमरे को खोलने का वो फैसला है। मंदिर के गर्भगृह के बराबर में जो रास्ता जाता है वहां उस रास्ते के जरिए उस कमरे को खोलने का पूरा फैसला दिया गया है। खजाने की लिस्टिंग और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जब दरवाजे इस खजाने के खोलेंगे तो वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैमरे में दोबारा से इस खजाने को बंद कर दिया जाएगा। कपाट सील होंगे और उसके बाद कमेटी के सामने पूरी लिस्ट रखी जाएगी कि आखिर इस खजाने में क्या कुछ निकलकर सामने आया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां की कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें के जरिए आप समझ सकते हैं ये मंदिर की दोनों तस्वीरें हैं। और ऐसे में देखना होगा कि जब इस खजाने के कपाट खुलेंगे तो इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ठाकुर जी का ये खजाना करीब 160 साल पुराना है। हालांकि 54 साल पहले इस खजाने के कपाट जो है वो खोले गए थे, सामान को देखा गया था और उसके बाद में कपाट जो है वो बंद कर दिए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जब ये खजाना खुलेगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी, जो कमेटी है उसके सभी लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस खजाने में क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, सभी की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। जब ये खजाना खोला जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, उसकी लिस्टिंग की जाएगी, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। और हाई पावर कमेटी ने जब ये फैसला लिया, इसके साथ साथ अन्य फैसले भी लिए मंदिर की सुविधाओं के अनुसार, लेकिन ये सबसे बड़ा निर्णय है क्योंकि सभी के इस बात में जो खासतौर से जो मंदिर के सेवायत हैं वो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि मंदिर में एक 100 मुख वाला शेषनाग है, सोने के कलश है और खासतौर से मयूर हार है, नौलखा हार जिसे कहते हैं, बेशकीमती उस समय था। और उन सब चीजों की वैल्यूएशन अब की जाएगी और उसके बाद ये लिस्टिंग पूरी हाई पावर कमेटी के सामने रखी जाएगी और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि क्या कुछ इसका किस तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि बेहद ही अहम है। क्योंकि जिस समय यह मंदिर बना था उसके बाद से तमाम सारे जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने तमाम सारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने दान किए थे। इस तरीके लगातार ये सिलसिला बाकी बिहारी मंदिर में बना रहा हमेशा। अब जबकि वहां पर मंदिर सील था और इसके बाद से उस कपाट को आज खोला जाएगा और खोलने के बाद एक एक चीज का मूल्यांकन रहेगा। वहां पर कमेटी में जो वहां पर कमेटी जाएगी उसमें ऑडिटर के साथ वहां पर रिटायर्ड जस्टिस रहेंगे, डीजे रहेंगे और सीओ लेवल के अधिकारी रहेंगे और वहां के स्थानीय एसडीएम रहेंगे। इन सब की निगरानी में ऑडिटर उसका पूरा सर्वे करेंगे, लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। उसके बाद उस दरवाजे को, उस खजाने के दरवाजे को एक बार फिर से सील करके अंदर रख दिया जाएगा और पूरी चीजें कमेटी के सामने रखी जाएंगी और कमेटी उसके बाद निष्कर्ष निकालेगी कि इतने बड़े इस खजाने का क्या कुछ यूज हो सकता है। लेकिन तमाम सारे लोग जो वहां से मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो सब बता रहे हैं कि ये खजाना मामूली खजाना नहीं है, कई सौ करोड़ का खजाना होगा, बेशकीमती खजाना है और सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि अब उस खजाने का मूल्यांकन जब होगा, उसके वैल्यूएशन की जाएगी तो कितना निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़ी हो और न्यूज पंच में भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 22 सितंबर से GST ढांचे में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले और साथ ही खाने पीने की कई सारी चीजों पर GST 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जहां एक और उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर बाजार को भी नई ऊर्जा मिलेगी। खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया। अब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। नेक्स्ट जेन GST सुधार के जरिए उपभोक्ताओं के छोटे और मझोले उद्यमों को भी बड़ा सहारा मिलने जा रहा है और उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था को समावेशी गति भी मिलेगी और साथ ही भारत घरेलू और वैश्विक बाजार में और ज्यादा मजबूत होगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर किन किन चीजों पर 18 और 12% से घटाकर 5% GST किया गया है। तो ये तमाम वो सामान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां सबसे पहले अगर हम देखें तो हेयर ऑयल, जिसके हम हर बार इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के तौर पे, मक्खन, घी, चीज, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, प्री पैक नमकीन, बर्तन, इन सभी पे 12% GST पहले लगता था, लेकिन अब 5% कर दिया गया। बच्चों के जो दूध पीने की बोतल है, जिसे हम फीडिंग बोतल कहते हैं, उस पे नैपकिन और डायपर्स और साथ ही सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स, उस पर भी 5% GST कर दिया गया है। और साथ ही हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और थर्मामीटर, जो कि ये तमाम वो चीजें हैं जो रोजमर्रा में हमारे इस्तेमाल की जाती हैं। और महीने का सामान, जब महीने का राशन आता है तो इन सभी चीजों का भी उसमें नाम होता है, लेकिन अब महीने का जो बजट है उसमें आपकी बचत होने वाली है। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेडिकल ग्रेड की जो ऑक्सीजन है उस पर भी GST घटाया गया है, 12 से 5% किया गया है। डायग्नोस्टिक किट्स हैं और साथ ही ग्लूकोमीटर और उसकी जो टेस्ट करने की स्ट्रिप होती हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया। साथ ही चश्मे जो होते हैं, जो नजर के चश्मे हैं, इन सभी चीजों पर पहले 12% GST लगता था, लेकिन अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तमाम वो सामान है जिन पर GST कम किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें क्या, और इसी बीच चलिए सीधा रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक हम नहीं लगा रहे हैं और साथ ही कुछ प्रावधानों के अमल पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक इस समय लगा दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया और कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं और साथ ही कुछ प्रावधानों के अमल पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय रोक लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ करने के लिए 5 साल का जो नियम था उसको इस समय हटा दिया गया है, उसके अमल पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो जब से वक्फ कानून आया तब से लगातार तमाम सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी अपीलें दायर की गई थी इसको लेकर, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा गया कि हम वक्फ करने के 5 साल के जो इस्लाम की प्रैक्टिस है उसकी अनिवार्यता पर रोक इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। तो ये बड़ा फैसला इस समय सामने आया है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वक्फ से जुड़ी हुई, जहां
कोर्ट की तरफ से ये तमाम बात कही गई। सीजीआई ने कहा है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, कुछ प्रावधानों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय रोक लगा दी है, जिसमें सीधे तौर पर आपको बता दें कि वक्फ करने के 5 साल की जो इस्लाम की प्रैक्टिस है उसकी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी रोक लगाई है। 5 साल की जो प्रैक्टिस की जो अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई, लेकिन पूरा जो वक्फ कानून है उस पर रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पर पूरी तरह से स्टे लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हम पूरे कानून पर स्टे नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक जो उसमें क्लॉज शामिल किया गया है 5 साल की प्रैक्टिस इस्लाम की प्रैक्टिस का, उस पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे, ये बात साफ कही गई और कहा गया वक्फ करने के 5 साल की जो इस्लाम की प्रैक्टिस है उसकी अनिवार्यता पर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लगातार जब से ये कानून आया है तब से लगातार ये मांग हो रही थी कि इस पर रोक लगाई जाए। कुछ लोग हैं जो इस पर रोक की मांग कर रहे थे और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सामने आया। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ के जो कुछ प्रावधान हैं उन्हीं पर सिर्फ रोक लग रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रही, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अहम वक्फ कानून को लेकर अहम सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया और कहा कि वक्फ के जो 5 साल के इस्लाम की प्रैक्टिस का जो नियम है उस पर फिलहाल के लिए अभी रोक लगाई गई है। लेकिन साथ ही सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह भी साफ किया गया कि पूरे कानून पर स्टे नहीं लगा रहे हैं, पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे, सिर्फ कुछ प्रावधान है उस पर अभी रोक लगाई गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर अहम सुनवाई हो रही थी और इस अहम सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि पूरे वक्फ कानून पर स्टे नहीं लगाया जा रहा, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ उसका जो एक प्रावधान है उस पर अभी रोक लगाई गई। और ये प्रावधान है कि वक्फ के लिए 5 साल के इस्लाम की प्रैक्टिस का जो ये प्रावधान है उसमें शामिल होने के लिए, उस पर जो पहले अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से सुख की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जब से ये नया कानून आया है तब से लगातार इस पर कुछ लोग जो है वो कई सारे सवाल उठा रहे थे और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला दिया गया। वक्फ करने के 5 साल की इस्लाम की जो प्रैक्टिस की अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ के सिर्फ कुछ प्रावधानों पर ही रोक लगाई गई है, पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, ये कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वक्फ करने के 5 साल की जो इस्लाम की प्रैक्टिस की जो अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा रही, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? वॉल्यूम अभी भी विकास, लो है। हेलो जी विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? बेंच में जो 2 जजेस की बेंच थी उसने ये आदेश सुनाया है और इसमें जो मुख्य 2 बातें हैं, सब जी बात पूरी कीजिए। कृतिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के अमल पर रोक लगाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। जो नया वक्फ कानून है उसमें जब सबसे प्रमुख बात है वो ये कि नए कानून में एक शर्त ये थी कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ करना चाहता है तो कम से कम वो 5 साल ऐसा होना चाहिए कि वो मुस्लिम रहा हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कन्वर्जन करके मुस्लिम बनता है और उसको 5 साल नहीं हुए हैं मुस्लिम धर्म अपनाए तो वो किसी तरह का वक्फ नहीं कर सकता था नए कानून में। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की जो बात याचिकाकर्ता कह रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ कोर्ट को तथ्य दिखे हैं, इसीलिए इसके अमल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने ये बात भी कही कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल हैं उनमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो सीईओ है वो मुस्लिम समुदाय से हो, वो नॉन मुस्लिम ना हो। ये एक बड़ा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया है और इसी बात को कोर्ट ने दोहराया है कि ये प्रावधान भी कहीं ना कहीं
सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की स्क्रूटनी के अंतर्गत आता है। तो कोर्ट की तरफ से ये दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। और एक और जो विषय कृतिका महत्वपूर्ण था वो ये था कि नए कानून में ये कहा गया था कि अगर किसी जमीन को लेकर के ये विवाद होता है कि ये सरकारी जमीन है जिसका वक्फ कर दिया गया, तो उस स्थिति में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती सक्षम अधिकारी द्वारा, जो कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी होना चाहिए, यानी कमिश्नर इस बात की जांच करे कि क्या ये सरकारी जमीन है नहीं है, जब तक वो जांच नहीं हो जाती तब तक ये माना जाता कि राजस्व के पर्पज से, रेवेन्यू के पर्पज से उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अंतरिम रोक लगा रहा है। तो 3 बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगाई है अपनी तरफ से, और ये कहा है कि पूरे एक्ट पर रोक लगाना आमतौर पर कोर्ट इस तरह से करता नहीं है और ये तर्कसंगत भी नहीं है। हाँ, याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे कानून पर ही स्टे लगाया जाए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए एक संतुलित हाँ बिल्कुल, देखिए इसीलिए एक संतुलित आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मत रहा है, कोर्ट ने सबसे पहले यही बात की कि बहुत ही दुर्लभ ऐसे मामले होते हैं जिसमें संसद की ओर से पारित किसी कानून पर कोर्ट रोक लगा दे, उसके अमल पर रोक लगा दे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कुछ खास प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट के, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जो शंकाएं हैं या उनकी जो दलीलें हैं उनसे थोड़ी सहमति दिखाई है और ये कहा है कि ये 3 कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जो बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही जा रही है उस दलील पर खरे उतरते दिखते हैं। इसीलिए सीमित तौर पर कोर्ट ने इन 3 प्रावधानों को लेकर के फैसले में अपनी बात कही है। बाकी जो और जो प्रोविजन है, यानी वक्फ बाय यूजर जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया था केंद्र सरकार की ओर से, कहा गया था कि जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर भविष्य में नहीं होंगी और जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी केवल वही प्रोटेक्टेड रहेंगी जिनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो यहां पर इस तरह के जो प्रोविजंस थे उनमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर कोई टिप्पणी आज नहीं की है, न ही उन पर स्टे लगाया है। स्पष्ट तौर पर खुले शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 3 बातों पर अपनी राय जताई है और इन पर रोक लगाया है। पहला कि वक्फ करने वाले को कम से कम 5 साल मुस्लिम रहा होना चाहिए। दूसरा कि जब तक कमिश्नर अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते किसी विवादित जमीन को लेकर कि वो सरकारी है या वक्फ की है, तब तक उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ये प्रावधान। और तीसरा कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की संख्या बढ़ी थी नए वक्फ कानून के जरिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असहमति जताते हुए कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और जहां तक संभव है सीईओ को भी मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जो 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस की अनिवार्यता थी उस पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कुछ प्रमुख वजह दी गई है? देखिए, कोर्ट ने इसमें जब ये बात आई थी सुनवाई के समय भी, और याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि ये कैसे साबित होगा कि 5 साल हो गए हैं या 5 साल नहीं हुए हैं। यहां पर एक तरीके का आर्बिट्ररीनेस का आरोप लगाया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि पहला, मुस्लिम समुदाय के अलावा किसी भी अन्य धर्म के ऊपर कोई भी केंद्रीय कानून इस तरह की बाध्यता नहीं लगाता है कि एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए किसी व्यक्ति का उस धर्म में, तभी वो अपने जो अपने लॉज हैं या अपने रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर सकता है। पहली बात, कोई भी किसी भी दूसरे धर्म या संप्रदाय के बारे में कोई ऐसा केंद्रीय कानून नहीं है, ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि आर्बिट्ररी है, 5 साल ही क्यों, 1 साल क्यों नहीं, 10 साल क्यों नहीं, ये 5 साल का आर्बिट्ररीनेस कैसे आया है, इसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो कोर्ट को भी ये लगा कि इसमें ये जो दलीलें रखी गई हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि आखिर इसको साबित कैसे किया जाए, और इसको जो मनमाना कह रहे हैं याचिकाकर्ता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरिट कोर्ट को दिखी। इसीलिए इस प्रोविजन को भी कोर्ट ने कहा है कि हम स्टे कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।